अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है एसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा, इसमें जो है तुम ना लेटर एसे रेटिंग यानी प्रबंध लेखन है, इसके बारे में आज हमें डिस्कस करेंगे। तो पिछले क्लासेस में सब मैं लेटर रेटिंग वगैरह ये सब बता कर देखूँ और लेटर रेटिंग के फ़ायदे और किस तरह से आज के बदलते दुनिया नई टेक्नोलॉजी में की दुनिया में भी हम ना लेटर लिखना आना है और किस किस तरह के फॉर्मेट के लेटर आते हैं विथ एग्जाम्पल और कुछ मिसाल लेटर के साथ तुम ना समझा करो, जो कि तुमने एग्ज़ाम्स के नज़रिए से वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में एक लेटर आपको लिखना ही है, तो उसी तरह आपको एग्ज़ाम्स में जो आने वाले एनुअल एग्ज़ाम्स है उसमें तुम्हें एसे रेटिंग भी लिखना है यानी प्रबंध लेखन ना, इसके लिए भी आपको मार्क्स मिलता है। ओके, तो प्रबंध पार्ट यानी एसे पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सेशन, तो उससे पहले हमें टॉपिक्स को जाकर डिस्कस करने से पहले, प्रबंध में अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले प्रबंध का तो क्या, एसे का तो क्या, ये कैसा रहना, क्या रहना, इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा रहना, राइटिंग लैंग्वेज कैसा रहना, उसमें वर्ड्स कैसे इस्तेमाल करना, क्या स्टार्ट करना, और बीच में क्या क्या पॉइंट्स को हमें इंक्लूड करना, और लास्ट में एंड में किस तरह से एसे रेटिंग प्रबंध को हमें ख़त्म करना। दिस आर ऑल पॉइंट्स यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस सेशन। तो पिक्चर तुम्हें देख सकती, प्रबंध रचने एसे राइटिंग, प्रबंध यानी एसे, प्रबंध मीन्स excuse me, essay is prabandha, rachane means writing, essay writing, प्रबंध लेखना और प्रबंध रचने essay writing। ओके, अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद वर्ड टू वर्ड हमें समझेंगे। ಪ್ರಬಂಧ ಎನ್ನುವುದು ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಪು ಪಡೆದ ಗದ್ಯ ಪ್ರಕಾರ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಸೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಅಥವಾ ನಿಬಂಧ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿವರವಾಗಿ ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಬರೆದರೆ ಪ್ರಬಂಧ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ। ओके, तो अब प्रबंध यानी एसे रेटिंग को बोलिया प्रबंध रचने, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बोल रही। सबसे पहले ये पैराग्राफ में क्या बोल रही, वर्ड टू वर्ड हमें समझेंगे। अब हमें ये क्लास में जो है प्रबंध का तो क्या, एसे का तो क्या, इसके बारे में जानकारी कर रही। ओके, तो प्रबंध यानी एसे का मतलब है एन्नुವುದು, एसे का तो प्रबंध यानी एसे, एसे का मतलब है कन्नड़ा में बोल रही आंग्ल साहित्यದಿಂದ। ये जो है एसे रेटिंग या प्रबंध जो है आंग्ल साहित्य यानी इंग्लिश के लिटरेचर, इंग्लिश का जो ज़बान है उसके प्रभावದಿಂದ, जैसे ही हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने बहुत साल तक हुकूमत किया, यहाँ पे राज किया है ना, और यहाँ पे ट्रेड करे, तो उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेशन बात करने के लिए इंग्लिश का ज़बान इस्तेमाल करते थे, राइट। तो उस तरह से इंग्लिश यहाँ उसके लिटरेचर के इफेक्ट से, उसके जो है असर से क्या हुआ, इंग्लिश की ज़बान से आधुनिका यानी मॉडर्न के कन्नड़ा के लिटरेचर में, कन्नड़ा साहित्यದಲ್ಲಿ मॉडर्न, आधुनिका मॉडर्न कन्नड़ा साहित्यದಲ್ಲಿ यानी मॉडर्न के कन्नड़ा के लिटरेचर में रूप पड़ेगा कुछ उसका असर से, उससे चेंजेस लाको गद्य प्रकार, एक किस्म सबक का किस्म है। तो प्रबंध करने का क्या करते हो, मेनली ये इंग्लिश के जो लिटरेचर, इंग्लिश के जो लैंग्वेज ज़बान से जो है असर लेकर कन्नड़ा के ज़बान में जो जिस तरह से बनिया, वो एक किस्म सबक का किस्म है, उसको कहते हैं प्रबंध। ओके, ये फर्स्ट लाइन में बोल रही। नेक्स्ट, आंग्ल भाषೆಯಲ್ಲಿರುವ यानी इंग्लिश ज़बान में रहने वाला एसे ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ, इंग्लिश ज़बान में जो एसे करको है, इसको संवादियागी, इसके हिसाब से कन्नड़ದಲ್ಲಿ, कन्नड़ा में प्रबंध, कन्नड़ा में जो है प्रबंध अथवा निबंध, कन्नड़ा में उसको प्रबंध या फिर निबंध करको हिंदू करेलागु करको बुलाते हैं। जो इंग्लिश के ज़बान में जो है एसे एसे करने को जो है कन्नड़ा में जो एसे या फिर निबंध करको उसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ, एक निर्दिष्ट विषयವನ್ನು, एक निर्दिष्ट कंटेंट को लेकर, बात को लेकर, कुरितु उसको लेकर माहिती यानी इन्फॉर्मेशन या मैटर को कलेक्ट करको संग्रहिಸಿ ವಿವರವಾಗಿ, डीटेल से अर्थवत्तागी, माने के तहत
आकर्षकವಾಗಿ अट्रैक्टिवली बहुत ही जो है अट्रैक्ट के तरीके से बरेदरे लिखे तो उसको कहते हैं प्रबंध एन्नಲ್ಲ, उसको प्रबंध कहते हैं। तो प्रबंध यहाँ पे इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, ಒಂದು निर्दिष्ट विषय कौन से भी एक खास बात को, कौन से भी एक चीज को लेकर कुरितु, एक चीज को लेकर माहिती यानी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर को, कौन सी भी एक टॉपिक देती है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन गेन कर को, उसके बारे में अलग अलग नॉलेज को हमें हासिल कर को, उसको विवरವಾಗಿ डिटेल से अर्थवत्तागी माने के तहत जो है अट्रैक्टिवली आकर्षकವಾಗಿ बहुत ही वो पढ़ने में लिखने में हम ना अच्छा दिखे इस तरह से लिखे तो प्रबंध एन्नಲ್ಲ, उसको प्रबंध। प्रबंध का मतलब ये है कि इसका मतलब बोलना क्या चाह रही, तो ये इंग्लिश के लिटरेचर के इंग्लिश के ज़बान से जो है असर लेकर जो है प्रबंध करने का बनिया। तो ये इंग्लिश में जो एस्से कर को बोलती हैं उसी को कन्नड़ा में प्रबंध या फिर निबंध कर को बोलते हैं। इंग्लिश में जिस तरह से एस्से लिखो और बोलती नहीं एस्से राइटिंग, उसी को प्रबंध निबंध बोलती। तो ये प्रबंध या एस्से का तो क्या कहते, कौन से भी एक टॉपिक को लेकर ओके उस टॉपिक के रिलेटेड जो है पूरी बातें एक तरफ हमें कलेक्ट कर को, उसके पूरे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर को बाद में उसको डिटेल से माने के तहत ओके उसके बारे में डिटेल से हमें लिखे तो बहुत अट्रैक्टिवली लिखे तो उसको कहते हैं प्रबंध। ओके ये फर्स्ट पैराग्राफ में बोल रही। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं देखेंगे। ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಪ್ರಬಂಧ ಲೇಖನವಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಭಾಷೆ ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿರಬೇಕು, ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ, ನುಡಿಗಟ್ಟು, ಗಾದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಬಳಸಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಬಂಧದ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಗುಣಿತ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಬಂಧ ರಚಿಸುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. मतलब प्रबंध ಎಂದರೆ प्रबंध का तो ಚೆನ್ನಾಗಿ कट्टो अच्छे से बनो। प्रबंध का मतलब है अच्छा से बनो करको ಎಂದು अर्थ ये माना देता है अच्छे से बनो। प्रबंध का मतलब है ಚೆನ್ನಾಗಿ कट्टो अच्छे से बनो करको माना देता है। ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ किसी भी रकम का प्रबंध लेखनवाद किसी भी किस्म का जो एस्से का राइटिंग रहा तो उसमें अल्ली ಬಳಸಿರುವ इस्तेमाल किया गया भाषा यानी जबान सरलವಾಗಿರಬೇಕು, लाइट रहना, उसमें इस्तेमाल करने वाली ज़बान जो है आसान रहना, लाइट रहना और संक्षिप्तವಾಗಿ और डिटेल से निखरವಾಗಿ अप टू द कंटेंट रहना, डिटेल से रहना, विषय के अनुगुणವಾಗಿ उस कंटेंट के अनुसार या जो इंफॉर्मेशन के अनुसार जो है उदाहरण मिसाल देना, नुडिगट्टु फ्रेज लिखना, गादे यानी प्रोवर्ब ಹಾಗೂ और प्रसिद्धर ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು कोई बड़े बड़े लोगों की जो बातें कहावतें जो कही गई हैं उनको संदर्भ अनुसार यानी उस मौके के तहत ಬಳಸಿ इस्तेमाल करको बರೆಯಬೇಕು। मतलब है क्या बोल रहे हैं, प्रबंध का मतलब है कन्नड़ा में अच्छे से बनोगर को कौन से भी किस्म का एक एस्से रंदे उसमें इस्तेमाल करने वाली ज़बान की जो वर्ड्स हैं वो आसान रहना और संक्षिप्त निखर और डिटेल रहना, उसके जो टॉपिक के हिसाब से लिखना। दूसरा ये वो नहीं जो टॉपिक दी उसके ऊपर ही रहना और उसके साथ साथ उसके इंफॉर्मेशन के तहत जो है अलग अलग हमें मिसाल देना, उसमें फ्रेज वर्ड्स का इस्तेमाल करना और अलग अलग वर्ड है अल्फाजों को इस्तेमाल करना, जैसे उसमें मुहावरे कहावतें को इस्तेमाल करना, बड़े बड़े लोगों की कुछ बातों को उसमें मिलाकर जो है हमें उस मौके के तहत और उसके जो टॉपिक दी उसके हिसाब से हमें लिखना। सो ये हुआ। इसके बाद इधर इंदा इससे क्या होता है, प्रबंधದ मौल्य, इससे जो है एस्से की वैल्यू ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, एस्से की जो वैल्यू एस्से की जो कीमत बढ़ती है, उसको वजनदार रहता है, देखने अच्छा दिखता है पढ़ने सुनने से भी। ಜೊತೆಗೆ और साथ में लेखन चिन्हಗಳು, साथ में ग्रामर के जो पंक्चुएशन मार्क्स आती है नहीं, कामा, फुल स्टॉप, ये सभी क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा, ये तमाम चीज़ें, प्रश्नार्थक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह,
ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ, ಅರ್ಧ, ये सभी पंचुएशन मार्क कन्नड़ के, तो इनका भी इस्तेमाल सरियाद रीतिಯಲ್ಲಿ अच्छे तरीके से सही तरीके से ಬಳಸಬೇಕು। और साथ में क्या बोल रही, इससे हमें ये तमाम चीज़ें जैसे कि उसमें अलग अलग मिसालें दिए और उसमें फ्रेज वर्ड अच्छे अच्छे फ्रेज वर्ड्स के इस अल्फाजों को इस्तेमाल करे और मुहावरे प्रॉवर्ब को इस्तेमाल करे और बड़े बड़े लोगों की बातों को कहावतों को हमें इस्तेमाल करके लिखे, तो इससे उस एस्से की वैल्यू बढ़ती है। और साथ में क्या बोल रही, ಜೊತೆಗೆ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು साथ में जो है तुम्हें उसमें पंचुएशन मार्क को भी सही रकम से इस्तेमाल करना बरवणिಗೆಯಲ್ಲಿ। और ये चीज़ें हमें सब याद रखना। सो इससे जब टॉपिक के ऊपर लिखती क्या क्या चीज़ें याद रखना अगर को बोल रही, सो बरवणिಗೆಯಲ್ಲಿ यानी लिखावट में कागुणित दोषಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ यानी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रहना। कागुणित दोष आगा तो अब का इली का आता है, का कुंभू कु आता है, वट्रू सुली लगता है, येतवा लगता है, ये गड़बड़ नहीं होना, यानी स्पेलिंग मिस्टेक होना। लेटर्स में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं सका, दोषಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ मिस्टेक नहीं सरका, एच्चर वहिसबेकु, केयरफुल रहना। हो सकता हमें अवॉइड करना कि हमारे से एस्से राइटिंग जब लिखती है उसमें ज्यादा जो है लेटर्स के वर्ड्स के मिस्टेक्स ना हो, करेक्ट स्पेलिंग लिखे। प्रबंध रचिಸುವಾಗ और जब एस्से आप लिखते हो, क्रिएट करती हो, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳು, ये नीचे दिए गए स्टेप्स को जो है हमें फॉलो करना, अनुसरिसी, फॉलो करना। ओके, तो इसमें क्या बोल रहे, एक प्रबंध का मतलब है अच्छे से बनो कर को, कौन सा भी किस्म का एस्से रंदे उसमें हमें आसान जबान का इस्तेमाल करना और डिटेल से रहना, करेक्ट रहना, और जो मैटर के हिसाब से जो है हमें उस टॉपिक के हिसाब से हमें मिसालों को, फ्रेज वर्ड्स को, मुहावरों को, बड़े बड़े लोगों की बातों को जो है मिसाल के तौर पे इसमें इस्तेमाल करके लिखना। इससे जो है पढ़ने लिखने सुनने में अच्छा दिखता है, इसलिए वो वजनदार बनता है। साथ में हमें पंचुएशन मार्क जो कहाँ पे फुल स्टॉप आना, कामा आना, इसका भी इस्तेमाल अच्छे से करना। और सबसे अहम बात क्या याद रखना का, तो कागुणित दोषा नहीं रहना, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं रहना। जब भी ऐसे कन्नड़ा में लिखते हो उसमें हो सकता तुम्हें स्पेलिंग मिस्टेक ना करे, इस तरह से हमें केयरफुल रहना। और प्रबंध कुछ एस्से के कन्नड़ा एस्से जब लिखते हैं तो नीचे बताए गए कुछ पॉइंट्स को याद रखना। तो एस्से लिखने के टाइम में हमें क्या क्या याद रखना कर को इस पैराग्राफ में बोली। सो ओके, अब नेक्स्ट एस्से लिखने के स्टेप्स, कन्नड़ा में जो तुम एस्से लिखती हैं उसके अलग अलग स्टेप्स के बारे में अब हमें जानेंगे। क्या क्या स्टेप्स हैं, प्रबंध रचನೆಯ ಹಂತಗಳು, एस्से राइटिंग स्टेप्स फॉर एस्से राइटिंग। पीठिके का तो सबसे पहले पीठिके मतलब है एक टॉपिक के ऊपर हमें जो है बिगिनिंग जो है पॉइंट्स डालती उसको बोलती पीठिके। ओके, सो बिगिनिंग ऑफ दी एस्से उसको बोलती पीठिಕೆ। ಪ್ರಬಂಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಸಮಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕು। ಅದು ಪ್ರಬಂಧ ಓದುವವರಿಗೆ प्रेರಣೆ ನೀಡುವಂತಿರಬೇಕು। ओके, तो इसमें क्या बोल रही हो तो देखो, पीठिके, अब तुमने एक टॉपिक देख रही थी, जैसे कि कौन सा भी एस्से लिखती तो टॉपिक लिखती। ओके, टॉपिक देती ना, उसके ऊपर बिगिनिंग तुम्हें स्टार्टिंग जो पॉइंट लिखती उसको बोलती पीठिके। ओके, स्टार्टिंग बिगिनिंग के जो पॉइंट्स लिखती उसको बोलती पीठिके। तो बिगिनिंग पॉइंट ऐसा रहना, प्रबंधದ आरंभದಲ್ಲಿ एस्से के बिगिनिंग में, एस्से के शुरुआत में एक टॉपिक है उसके ऊपर शुरुआत कर रही तो विषयದ समग्रते, उस टॉपिक का जो है कंप्लीटली और ಹಾಗೂ महत्वವನ್ನು, और उसका टॉपिक जो दी एस्से का जो टॉपिक दी उसका मैटर का कंप्लीट मैटर और उसकी इंपॉर्टेंसी को, उसकी जो है उसकी जो है अहम को जो है ತಿಳಿಸುವ, बताने वाले किस्सों को, विचारಗಳನ್ನು कैसा बताना का, तो ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, छोटे से, चौक्काವಾಗಿ, छोटे से और बहुत अच्छे से हमें बताना। शुरुआत में हमें क्या बोलना चाह रही है टॉपिक के ऊपर कर को, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी डिटेल पॉइंट्स को जो है बिगिनिंग में हमें छोटे से और बढ़िया तरीके से अच्छे से बताना। ओके, सो वो क्या होता है, बिगिनिंग में ऐसा अच्छा लिखे तो हम इसके बारे में डिटेल को एक शॉर्ट में लिख रही, तो इससे क्या होता है, अदु प्रबंध, वो उस एस्से को ಓದುವವರಿಗೆ, हमें लिखो खत्म होने के बाद जो कोई भी उस एस्से को पढ़ेगा ಓದುವವರಿಗೆ प्रेರಣೆ, इंस्पिरेशन ನೀಡುವಂತಿರಬೇಕು। इंस्पिरेशन देता है, इंस्पिरेशन, इससे जो है हम ना
जो भी उस एस्से को पढ़ता है उससे क्या होता है, मैं और भी पढ़ना, क्या है जानना करने की उसके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ती है और इंटरेस्ट से उन्हें और भी पढ़ने की कोशिश करता है। तो ये हुआ कन्नड़ा में जब भी आप एस्से लिखते हो पीटीके कर को दाल को टॉपिक के ऊपर 1-2-3 लाइन में या 4 लाइन में बिगिनिंग पॉइंट्स को तुम्हें लिखना, उसके डिटेल को और उसकी इंपॉर्टेंसी को तो टॉपिक का तो क्या आकर को स्टार्टिंग में 3-4 लाइन में तुम्हें या 2 लाइन में तुम्हें खास किस्म के पॉइंट्स को बता दूंगा, तो उसे बोलती पीटीके कर को दाल कोश तुम्हें होना तो लिख सकती, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब वो टॉपिक दी ना उसका विषय विवरण है, उस टॉपिक का डिटेल लिखना, विषय विवरण टॉपिक का डिटेल लिखना। तो इसमें क्या करती, ಪ್ರಬಂಧದ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ವಿವರಿಸಬೇಕು, ವಿಷಯವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿರಬೇಕು। मतलब प्रबंध एस्से के जो है मेन पॉइंट्स को, मेन थिंग्स को, मुख्य विचारಗಳನ್ನು एस्से के जो है मेन पॉइंट्स, मेन कंटेंट को या मेन बातों को जो है अगत्य शीर्षिके, नीडफुल जो है हेडिंग्स, टाइटल्स और ಹಾಗೂ उपशीर्षिके और जो है सब टाइटल्स और सब टाइटल्स को उस पॉइंट्स जो टॉपिक दी उसके जो है ऊपर हमें लिखते हुए, उसके किस्सों को लिखते हुए, टॉपिक के बारे में लिखते हुए हमें टाइटल्स और सब टाइटल्स को जो है देते हुए नीडी विवरिसबेको, डिटेल से लिखना है। यानी कौन सा भी एक टॉपिक दियो उसके ऊपर जो बिगिनिंग में तुम्हें उसका इंपॉर्टेंस क्या करके लिख डाल को, बाद में उसका जो है डिटेल से उसके बारे में लिखते हुए तो तब वहाँ टाइटल्स और उसके सब टाइटल्स को हाईलाइट करके लिखना। और विषयವನ್ನು उस टॉपिक के बारे में जो लिखती तुम्हें क्रमबद्धವಾಗಿ, एक स्टेप बाय स्टेप, एक क्रम से ऑर्डर वाइज वो टॉपिक ये खत्म हुआ पॉइंट ये लिखना, मैं ये हुए बाद ये लिखना, ऐसा ऑर्डर वाइज जो है संयोजिसिरಬೇಕು, ऑर्डर वाइज जो है तुम्हें कोऑर्डिनेट करको, उसे मिलाप करको उस मैटर के बारे में तुम्हें डिटेल से लिखना। तो इसमें सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रही, विषय विवರಣೆ, ಪ್ರಬಂಧದ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ವಿವರಿಸಬೇಕು, ವಿಷಯವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿರಬೇಕು। तो सेकेंड पॉइंट है विषय विवरणೆ। तो इसमें तुम्हें डिटेल से लिखती, तब डिटेल से लिखती वहाँ पे तुम्हें टाइटल्स, तो हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, इनका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके लिखना। और जब तुम्हें पॉइंट्स लिखती है ऑर्डर वाइज करको, क्या पॉइंट के बाद क्या आता करके उसी तरह से तुम्हें प्लानिंग करते हुए लिखना। ये तमाम चीज़ें जो है तुम्हें स्टेप्स जब इससे लिखते हो तो ये फॉलो करना। पीटीके कर को दाल को बिगिनिंग में लिखना, विषय विवरणೆ कर को दाल को बीच में जो उसके बारे में डिटेल लिखना। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है, मुक्ताय अथवा उपसंहारा, यानी एंड या फिर कंक्लूजन। मुक्ताय आगा तो एंड, अथवा आगा तो और, या फिर कर को अथवा, उपसंहारा कंक्लूजन, यानी इससे क्या मालूमात हासिल हुआ, क्या करना करको फाइनलाइज में कंक्लूजन में जाना, तो उसे बोलते हैं उपसंहारा। ओके, बिगिनिंग में तुम्हें वो तो क्या करको डिटेल लिखती है, बाद में उसके बारे में डिटेल तुम्हें मैटर को लिख जाती है ऑर्डर वाइज। ओके, टाइटल, सब टाइटल्स वगैरह सब देखो, और एंड में जो है तुम्हें क्या करना, कंक्लूजन है रखना। और यहाँ विवरण में जो भी तुमना जो मिसालें देती, फ्रेज वर्ड का इस्तेमाल करती, मुहावरे, कहावत, ऐसे ये सब विवरण में आना सो। ओके, तो बिगिनिंग में बोले नहीं भाई, तो मुहावरों का और बराबर का जो पंक्चुएशन मार्क है वो सब इस्तेमाल करना, स्पेलिंग में, ये सब विवरण में तुम्हें वो केयरफुली वो तब पॉइंट को ऐड अप करते हुए तुम्हें लिखना। अब थर्ड पॉइंट जो है मुक्ताय या फिर उपसंहार, यानी इससे अब लिखो होगा डिटेल से हमें एंड या कंक्लूजन कैसा जाना। ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧದ ಒಟ್ಟು ಸಾರವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು। ಪೀಠಿಕೆಯಂತೆ ಮುಕ್ತಾಯವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವೂ ಆಕರ್ಷಕವೂ ಆಗಿರಬೇಕು। मतलब यहाँ क्या बोल रही, मुक्ताय एंड या फिर उपसंहार कंक्लूजन में क्या बोल रही, अंत्यदल्ली आखिरी में प्रबंधದ एस्से का ಒಟ್ಟು ಸಾರವನ್ನು, टोटल मैटर को, टोटल हिस्से को जो है संक्षिप्तವಾಗಿ डिटेल से ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು, डिटेल से बता को देना। ಜೊತೆಗೆ साथ में ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारे बात को, ಹಾಗೂ और ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು, तुम्हारे बात, तुम्हारे ओपिनियन, तुम्हारे डिसीजन को
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ बताना। पीटीके जिस तरह बिगिनिंग पॉइंट पीटीके डालती हूं तुम्हें, उसी तरह मुक्ताय यानी एंड भी जो है आखिरी कैसा करना टॉपिक का एंड का, तो भी अर्थपूर्ण माने के तहत मीनिंगफुल और आकर्षक, बहुत अट्रैक्टिव ಆಗಿರಬೇಕು, बहुत अर्थपूर्णवೂ आकर्षकवೂ ಆಗಿರಬೇಕು, और मीनिंगफुल भी रहना, माने के तहत भी रहना, और बहुत ही देखने पढ़ने अच्छा भी लगे, इस तरह से अट्रैक्टिव भी रहना ಆಗಿರಬೇಕು। यानी इसमें क्या बोल रही मुक्ताय, यानी जब तुम्हें टॉपिक के ऊपर एस्से लिख रही, पीटीके भी डाल डाले, वो भी लिखे, विवरण भी डिटेल से लिख डाले, अब एंड या कंक्लूजन कैसा कर रही का, तो वो पूरा प्रबंध का जो है कंप्लीट जो है सार को, पूरा जो है उसका कंप्लीट जो मैटर को जो है आखिरी में पूरा बन को लास्ट में ऐसा कर को दिखाई जैसा रहना, कट्टी कोड़ा बेको, और साथ में तुम्हारा ओपिनियन उस टॉपिक को लेकर, तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारा डिसीजन क्या रहना, ये भी तुम्हें क्लियरिटी से एक्सप्रेस करना, स्पष्टपड़ी सभी को। और जब तुम्हें ये मुक्ताय उपसंहार कैसा बिगिनिंग तुम्हें इंपॉर्टेंस देखो करती, एंड भी उसी तरह से इंपॉर्टेंस देखो, माने के तहत और अट्रैक्टिव भी दिखे, इस तरह से अच्छा भी दिखे, इस तरह से एंड भी करना। यानी इससे में बिगिनिंग जिस तरह से करती, एंडिंग भी उसी तरह का अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे, और उसमें कंप्लीट डिटेल भी रहना, कंप्लीट डिटेल को फाइनलाइज कर को बताना, और तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारा डिसीजन भी इसके बारे में क्या है कर को वो भी बताना। तो ये हुआ एस्से के बारे में, तुम्हें इतने पॉइंट याद रखना, ये स्टेप्स टू बी फॉलो द कन्नಡ एस्से। और साथ में क्या बोल रही, ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನಿರೂಪಣೆ, ಶೈಲಿ, ಭಾಷೆಯ ಶುದ್ಧತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ। ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆಯ 3 ಹಂತಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೆಯಬೇಕು। ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯ ನೀಡಿದರೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಬೇಕು। तो इसमें क्या बोल रही, प्रबंधದಲ್ಲಿ कौन से भी एस्से में ನೀವು ವಿಷಯವನ್ನು, तुम्हें जो है कंटेंट को, तुम्हें जो है सब्जेक्ट को जो है ಯಾವ ರೀತಿ किस रकम से जोड़िसिदी, किस रकम से आप जोड़कर उसको लिखी हो, निरूपणे किस तरह से आप एक्सप्रेस कर रहे हो, किस शैली में किस हिसाब से कर रहे हो, ಭಾಷೆಯ ಶುದ್ಧತೆ और लैंग्वेज की क्लियरिटी, लैंग्वेज फ्लुएंसी इत्यादिಗಳನ್ನು वगैरह वगैरह गमनिಸಲಾಗುತ್ತದೆ। तमाम चीज़ों को देखा जाता है। यानी तुम एस्से लिखेंगे तो तुम्हारा मार्क्स मिलना का, तो तुम्हें किस तरह से जोड़कर पॉइंट वाइज तुम्हें कोऑर्डिनेट कर को ऑर्डर वाइज लिख को ही, किस तरह से तुम्हें एक्सप्रेस कर रही, किस ढंग से कर रही, और उसमें लैंग्वेज की क्लियरिटी है क्या, फ्लुएंसी है क्या, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं क्या, ये तमाम चीज़ें देखा जाता है। और उसमें पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल किया गया है क्या, फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है क्या, मुहावरों का, या फिर मिसालें भी दी गई क्या, कोई बड़े लोगों की बात भी इसमें बताया गया। तमाम चीज़ें देख कुछ तुम ना मार्क्स मिलते, सो ऐसे ही 5 मार्क्स मिलते नहीं, तमाम चीज़ें अडप रहना और ये स्टेप्स फॉलो करना। आदुदरिंद इसलिए प्रबंध रचನೆಯ एस्से को जब आप लिखते हो या बनाते हो, 3 ಹಂತಗಳನ್ನು, 3 स्टेप्स को जो है ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, आप नज़र में रखते हुए, आप ध्यान देते हुए 3 स्टेप्स को बರೆಯಬೇಕು। अब जब भी एस्से लिखते हो तो 3 स्टेप्स को आप ध्यान देते हुए, याद रखते हुए लिखना। ನೀವು ಯಾವ, तुम्हें कौन से विषय, कौन से टॉपिक ನೀಡಿದರು, कौन से टॉपिक दिए तो भी अಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ, अच्छे तरीके से प्रबंध बರೆಯಲು, एस्से लिखने के लिए तुम्हें समर्थरागಬೇಕು। कौन सा भी टॉपिक देंगे तुम्हें एस्से लिखने के, अच्छे से लिखने के वास्ते तुम्हें एलिजिबल रहना, एबिलिटी तुम्हें आ जाना। कौन सा भी टॉपिक देंगे अच्छे से मैं लिख दूंगा नहीं कि एबिलिटी आ जाना। जब तुम्हें 3 स्टेप फॉलो कर लेती तो तुम ना अच्छे से जो है एस्से लिख डालती। ओके, तो इस क्लास में हमें अब तक क्या क्या जाने का, तो एस्से में, एस्से का तो क्या, ये इंग्लिश ज़बान से किससे इंस्पायर होकर आया, और एस्से में जब लिखते हैं हमें क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना, ये बोलिया। और उसके बाद जो है मैं डिस्कस करिए कि आपके साथ कुछ 3 स्टेप्स हैं एस्से रेटिंग के, प्रबंध रचನೆಯ ಹಂತಗಳು करके, यानी एस्से रेटिंग के स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स को तुम्हें फॉलो करना। सबसे पहले
पीठिके, दूसरा विवरणे और तीसरा उपसंहारा। पीठिके बिगिनिंग कैसा करती, दूसरे में विषय विवरणे कंटेंट को डिटेल से कैसा ब्रॉडली तुम्हें लिखने को जाती, उसके बारे में अलग अलग मिसाल, पंक्चुएशन मार्क्स सब देते हुए, स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए, मुहावरे अच्छे अच्छे फ्रेज वर्ड्स को सब इस्तेमाल करते हुए ये सब कर लास्ट में फाइनलाइज में तुम्हारे ओपिनियन डिसीजन के साथ कंक्लूजन जो है उसमें बताना। तो और ये तमाम चीज़ें याद रखे तो तुम ना आउट ऑफ आउट जो है मार्क्स मिलती। सर उतना सब नहीं कर सके, मैं कितना हो सकता उतना कर सकती हूँ, तो नो प्रॉब्लम, यू अटेंड इट विदाउट योर लीविंग। आप छोड़ने के बजाय कितना भी हो सके टॉपिक दिए तो उसके बारे में कुछ मैटर लिख के आओ। आपको 5 नहीं मिले, एटलीस्ट विल गेट 2, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 3, समथिंग यू आर गेटिंग। समझ में आया? पूरे स्टेप्स फॉलो करके लिखती है, इट्स ए बेस्ट ऑप्शन, यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। ओके, जो नहीं कर सकते सर, हमें पूरा भी ऐसा पॉइंट फॉलो नहीं कर सकते, कितना हो सकता है उतना कर सकेंगे, क्या हम ना मार्क्स मिलती है? हाँ डेफिनेटली, नथिंग देन समथिंग। आप छोड़ के आ रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा, 0 मिलने की जगह आपको समथिंग वी आर गोइंग टू गिव बिकॉज यू अटेंडेड सम पॉइंट अबाउट द टॉपिक। ओके, तो वो टॉपिक के ऊपर रिलेटेड ही लिखना, दूसरा इधर उधर के बातें उसमें नहीं लिखना, मेन वो याद रखना हो, टच। तो ये हुआ एस्से के ऊपर। एस्से का तो क्या, एस्से किस तरह से बनाना, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना। अगर को आज उसी की तरह मैं एक मिसाल के साथ, जो कि पिछले एग्जाम्स में ये कुछ एस्सेस देखो ही, इस टॉपिक के ऊपर अब हमें डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले ಕೆಳಕಂಡ विषयದ ಬಗ್ಗೆ प्रबंध बरेरी करके तुम ना क्वेश्चन देती, नीचे दिए गए एक पॉइंट के ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर एस्से लिखो प्रबंध बरेरी। तो टॉपिक क्या रहता है, एक टॉपिक देखो यहाँ मिसाल के तहत, जो पिछले तुम ना प्रीवियस पेपर्स में या प्रीवियस प्रैक्टिस या मॉडल पेपर्स में पूछा गया है। तो ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट जो है मैं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ एस्से के बारे में। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे एक टॉपिक है, देख सकती है एस्से का, ऐसा देती है ग्रंथालयद महत्व करके देखो यहाँ। सो यू कैन सी हियर एक टॉपिक है, क्या है, ग्रंथालयद महत्व। ग्रंथालयद महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी यानी ग्रंथालयद महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी की महत्व, यानी लाइब्रेरी किस लिए होना, ये बोलते हैं ग्रंथालयद महत्व। ओके, तो एक टॉपिक ऐसा दे डालती है, इसके ऊपर तुम्हें एस्से लिखना, अब कैसा लिखना करके अब तुम्हें डिटेल से समझाता हूँ। सो ग्रंथालयद महत्व यानी लाइब्रेरी जो रहती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में वगैरह, राइट, एक रूम जिसमें बहुत सारे, जो एक बिल्डिंग या फिर रूम जिसमें बहुत सारे बुक्स को अलग अलग कलेक्ट करके रखा जाता है, उसको बोलते हैं लाइब्रेरी, यू नो दैट। तो उसकी ज़रूरत क्या वो रहा, तो उससे क्या फ़ायदा मिलता है अगर को टॉपिक ग्रंथालयद महत्व। तो यहाँ महत्व जरा स्पेलिंग मिस्टेक है, ताकि नीचे चुवाना सो लीव दैट स्पेलिंग मिस्टेक। तो ग्रंथालयद महत्व, लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस, लाइब्रेरी की ज़रूरत क्या, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट्स को मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद वर्ड टू वर्ड हमें जानेंगे। पुस्तकगण, ये पीठिके में आ रहा सो, ओके, पीठिके में या नहीं देखो ही, मैं बता देता हूँ तुमने, पीठिके ये अगर पीठिके कर दाल को लिखो ये शुरू में। ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳವೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯ। ये पीठिके, ओके, ये बिगिनिंग पॉइंट। ग्रंथालय का तो क्या अगर को लिख रही है पीठी। ओके, पुस्तकಗಳನ್ನು संग्रहिಸಿ, बुक्स को एक कुदन कलेक्ट करको, बुक्स को अलग अलग किताबों को एक कुदन जमा करको, व्यवस्थितವಾಗಿ प्रॉपर वे, ये सही ढंग से जोड़िಸಲಾದ, सही ढंग से सही रकम से उसको जोड़ को रखने वाला स्थलवे, रखने वाला जगह को ग्रंथालय, लाइब्रेरी, यानी अलग अलग किस्म के अलग अलग किताबों को, अलग अलग जो हम ना बातें बताने वाले किताबों को एक कुदन इकट्ठा करके उसको हिसाब से बराबर से, ये किताबें इसके बारे में, ये किताब है साइंस के बारे में, ये किताब जो है कन्नड़ा के बारे में, ये किताबें इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, ऐसा उनका जो है अलग अलग एक ये बना को
हाँ उसको ऑर्डर वाइज जोड़ कर रखती, जहाँ पे हमें जाकर कौन सी ना किताब उठा कर पढ़ लेती। तो इस तरह के जगह को ग्रंथालय या फिर लाइब्रेरी बोलती। ओके, तो ग्रंथालय का तो क्या कर को बताती ना, ये पीठिके। ओके, नेक्स्ट विवरण अब शुरू होता है, डिटेल। सेकेंड पॉइंट ज्यादा लिखना तुम्हें। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವೃತ್ತಿಪರರು ಸಂಶೋಧಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರಗಳ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತಾರೆ। देखो ही अभी ये पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विवरण में आता है डिटेल्स में, विवरण को दाल को लिखो। पीटीके हो गया, हमें 2 लाइन बताया, अब विवरण डिटेल्स क्या। विद्यार्थिಗಳು यानी स्टूडेंट्स, यानी शागिर्द स्टूडेंट्स तलबा। सार्वजनिकರು ओके, एक कॉमन पीपल्स जो लोग आदमी। वृत्तिपरರು प्रोफेशनलिस्ट जैसे डॉक्टर्स इंजीनियर्स। संशोधकರು अलग अलग की चीज़ों के बारे में रिसर्च करने वाले, तहकीक करने वाले। ಸೇರಿದಂತೆ इनको इनके साथ समाजದ ಎಲ್ಲ, समाज के माहौल के हर स्तर के स्तरಗಳ, माहौल के हर किस्म के लोग जो कि विद्याವಂತರು, जो पढ़े लिखे हों, एजुकेटेड हों, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ एक ना एक बार क्या करती, ಯಾರಾದರೂ कौन तो भी होंदे ग्रंथालयಗಳನ್ನು, लाइब्रेरीज को ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತಾರೆ, उन्हें इस्तेमाल करकोच रहती। ओके, तो इसमें विवरण में क्या बोल रही हैं, यहां से यहां तक स्टूडेंट्स या लोग, कॉमन लोग या प्रोफेशनलिस्ट या रिसर्च करने वाले लोग मिलाकर समाज के माहौल के अलग अलग स्तर के जो एजुकेटेड पीपल्स, एक ना एक बार मौके के तहत जो है किसी ना किसी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करको रहती। ये विवरण में डिटेल्स में आ रही। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रही, ಈ ಒಂದು ಅಂಶವೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ। ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಾಧನಗಳು। ओके, यहाँ तक इतना पढ़को तुम ना वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ। अब पूरा जो लिख रही विवरण में हम लिख रही सो, यानी ये एक बात, यानी हर किस्म के लोग जो है एक ना एक बार इस लाइब्रेरी इस्तेमाल करती करी नहीं, वो ये एक बात, ये ಒಂದು अंशवे ग्रंथालय, यानी ग्रंथालय लाइब्रेरी की जो है इंपॉर्टेंस को, उसकी जरूरियात को, महत्वವನ್ನು सारी ಹೇಳುತ್ತದೆ। उसका इंपॉर्टेंस, उसकी जरूरत क्या लाइब्रेरी की कर को इनेच बोल रहा है। ये एक बात। पुस्तकಗಳು ನಮ್ಮ, किताबें जो है हमारे पूर्विकर, पूर्वजों के, हमारे बड़ों के ज्ञानವನ್ನು, नॉलेज को, जो उन्हें जान को थे, जो उन्होंने उसके बारे में तजुर्बात हासिल कर को थे, उन चीज़ों को ಮುಂದಿನ आगे की पीढ़ियों को, पीढ़िಗೆಯವರಿಗೆ, आगे की पीढ़ियों को, आगे की नस्लों को वर्गाइसुआ, ट्रांसफर करने वाला या उनको बताने वाला, आगे आने वाली पीढ़ियों को बताए जाने वाला अत्यमूल्य कीमती किस्म का टूल्स है, साधनಗಳು, कीमती किस्म की जो है जरिया है। किताबें जो है इसमें क्या बोल रहे हैं, किताबें जो है हमारे पूर्वजों के नॉलेज को, जो उन्हें जानते थे वो बातों को आगे आने वाले नस्लों को वर्गाइसुआ, ट्रांसफर करने की एक बहुत बड़ी कीमती किस्म की जो है जरिया है। साधनಗಳು, किताबें वो एक जरिया। ओके, इसके बाद क्या बोल रही, ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದರೂ ಅವನು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। करको है पॉइंट। अब इसके ऊपर हमें वर्ड टू वर्ड जानेंगे। यानी यारे कौन तो भी रहंदे, ಒಬ್ಬ कौन तो भी रहंदे, एक बंदा, एक व्यक्ति, ಒಬ್ಬ व्यक्ति ಎಷ್ಟೇ, वो चाहे कितना भी बुद्धिवंत ना हो, कितना भी जो है अक्लमंद हो, चालाक हो या अखलाक वाला हो, ಅವನು उन्हें ग्रंथಗಳ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ, उन्हें किताब के बिना किताब के सहारे के संपूर्ण, यानी कंप्लीट नॉलेज को, कंप्लीट ज्ञान को जो है संपादिसलु, कमाने की चांसेस नहीं, साध्यविಲ್ಲ। यानी कौन सा भी बंदा कितना भी अक्लमंद हो, चालक हो, बिना किताब के सपोर्ट के, बिना किताब के सहारे उन्हें क्या है कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं बन सकता, पूरी नॉलेज को उन्हें गेन नहीं करता विदाउट द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, विदाउट द हेल्प ऑफ बुक्स, विदाउट द हेल्प ऑफ बुक्स प्रिपरेशन। ओके, तो हर बंदे को किताब की जरूरत है, ये सब इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं। सो नेक्स्ट,
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. मतलब यहाँ क्या बोल रही देखो, चिक्क मक्कलिंद, ये सब विवरण में आ रहा सो, चिक्क मक्कल छोटे बच्चे से पकड़कर छोटे हिडिदु छोटे बच्चे से लेकर वृद्धरवरेगे बूढ़ों तक बुजुर्गों तक ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ हर एक बंदे को ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು एक ना एक ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ एक ना एक रीजन की वजह से पुस्तकಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ किताबों की जो है नेसेसिटी इद्दे इरुत्तदे. रहताच हमना किताबों की नेसेसिटी रहताच. छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर एक बंदों को किसी ना किसी वजह से जो है किताबों की जरूरत आपको पड़ती है. नेक्स्ट, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಗ್ರಹದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲ ಒಂದರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡಲೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದು. मतलब है क्या बोल रही, वैयक्तिक पर्सनली संग्रह पर्सनली जो हमें उसको एक इकट्ठा करी ग्रंथालय लाइब्रेरियों का अति दोड्डा बहुत बड़ा और अनुकूलवेंदरे और उससे फायदामंद का तो नमगे बेकाद हमना जो ज़रूरत है वो माहिती उसके इंफॉर्मेशन को उसके बातों को ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ किसी भी वक्त के दौरान ಕೂಡಲೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು इमीडिएटली हमें मालूमात करने के लिए साध्यविरुವುದು. यानी ग्रंथालय लाइब्रेरी एक ऐसी चीज़ जो हमारी पर्सनली तो इसमें कौन सा भी हमना जो ज़रूरतमंद इंफॉर्मेशन जो है किसी भी वक्त आ पड़ी तो उसको हमें आसानी से यहाँ पे लेने का ज़रिया सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी. हमारे पर्सनल हो या हमारे प्रोफेशनल हो, किसी भी वक्त के दौरान अगर ज़रूरत पड़ेगी ये मैटर ये कंटेंट को लेकर को तो हमें उसके बारे में डिटेल हासिल कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी. नेक्स्ट, ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. अब इसमें क्या बोल रही, इसलिए क्या करती, ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ छोटी तो भी रहंदे ಒಂದು ಖಾಸಗಿ प्राइवेट तो सही ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು लाइब्रेरी को विद्यार्थिಗಳು एज ए स्टूडेंट ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದುದು उनके वास्ते रहनाच बहुत ज़रूरी है, अत्यगत्य ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದುದು अत्यगत्य. एक छोटी सी सही लाइब्रेरी लेकिन स्टूडेंट के नज़रिए से बहुत मायने रखता है, एक रहनाच को बोल रहे. साथ में ಆದರೆ लेकिन ಎಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೂ कितना भी ज़रूरत ಹೊಂದೆ पुस्तकಗಳನ್ನು किताबों को ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು सब लोग जो है खरीदने का साध्यविल्ला. सब लोग जो खरीद नहीं सकते, लेकिन कितना भी क्या होता है ज़रूरत पड़ जाए हर किताब को जो है हर बंदा खरीद नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता. ओके, उसे ये किताब ज़रूरत पड़ी वो भी ले ले, ये भी ले, हर किताब को नहीं ले सकता, राइट, तो अफोर्ड नहीं कर सकता करके बोल रही सो. तो इसलिए लाइब्रेरी रहना बहुत ज़रूरी. पढ़ को हमें कभी भी क्या कर सकते हैं वहाँ पे रख दे सकते. साध्यविल्ला यहाँ तक हुआ. ओके, अब उसके बाद यहाँ तक हुआ नहीं. ದುಬಾರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅಲಭ್ಯತೆ, ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊರತೆ, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂತಾದವು ಹಲವು 10 ಅಂಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ करके लिख दो. मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं, दुबारी यानी कॉस्टली किस्म के यानी बहुत ही कीमती किस्म के बेले यानी वैल्यू रहने वाले कीमती किस्म के वैल्यूबल हो पुस्तकಗಳ अलभ्यते, किताबों की ना फैसिलिटी हो तो स्थलावकाश कोरते और जगह की जो तंगी रही तो
और ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ और उसको जो मैनेज करने नहीं हुआ तो प्रॉब्लम रहा तो ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಅಲೆ वगैरह वगैरह इस तरह के दसों बातें हैं 10 अंशಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ इसकी वजह है कि हमें हर कोई बुक को अफोर्ड नहीं कर सकते तो इंತಹ संदर्भಗಳಲ್ಲಿ ऐसे सिचुएशन में सार्वजनिक ग्रंथालय जो लाइब्रेरी का रगा तो लोगों के वास्ते मोरे होगा ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ इसलिए हमें लाइब्रेरियों का सहारा लेना पड़ता है ओके तो ये हुआ यहाँ तक विवरण है तो मैं ग्रंथालय के बारे में एक टॉपिक में ग्रंथालय का महत्व इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी उसके बारे में पीटी के बिगिनिंग पॉइंट उसके बाद विवरण ने बताया अब फाइनल पॉइंट जो है उपसंहार कंक्लूजन बताना ओके ये कंक्लूजन और उसको आगे वाले कुछ और टॉपिकों को लेकर मैं अगले क्लास में तुम्हारे साथ जो है प्रबंधा को लेकर और कुछ नए टॉपिकों को लेकर उसको पॉइंट वाइज कैसा लिखना कर दिए तो और तुमने पिछले एग्जाम में पूछे गई ना इसी तरह के टॉपिक को लेकर आको तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ तो यहाँ पे प्रबंधा का पहला क्लास खत्म कर रहा हूँ इसके और भी आगे क्लासेस आने वाले सो कीप ऑन वॉचिंग दिस प्रबंधा क्लासेस एसे राइटिंग